नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अध्ययन करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। इसमें आपको हम बताएंगे कि कूलाम का नियम किस वैज्ञानिक ने बनाया, कहाँ के रहने वाले थे, किस सन में बनाया और किस सिद्धांत के आधार पर बनाया और परावैद्युतांक का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कूलाम के नियम के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच यह बल कार्य करता है और इसे हम वैद्युत बल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। वैद्युत बल के नाम से भी जानते हैं, कूलाम के नियम से भी जानते हैं। तो अब आपको दो नाम पता हो गए, वैद्युत बल और कूलाम का नियम। जब आवेशित वस्तुओं का आकार पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो तो आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में अगर नगण्य है तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम। इन्होंने ऐंठन तुला के आधार पर प्रयोग किया, ऐंठन तुला द्वारा प्रयोग किया और वह प्रयोग उन्होंने 1785 ईस्वी में किया। ऐंठन तुला के आधार पर उन्होंने 1785 ईस्वी में जो प्रयोग किया, उन्होंने पाया क्या उसमें कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में नियम दिया। जब उन्होंने ऐंठन तुला द्वारा 1785 ईस्वी में प्रयोग किया तो उस प्रयोग के दौरान उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में नियम दिया, जो कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने सबसे पहले बात ये कही कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, आपका एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है, तो अगर हम प्रथम बिंदु आवेश में इसको हम मान लें कि ये बिंदु आवेश, इसको ए से डिनोट कर दिया और इसको बी से डिनोट कर दिया, इस पर आवेश की वैल्यू मान लेते हैं Q1 है और इस पर आवेश की वैल्यू Q2 है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो अगर R से डिनोट करते हैं, ऐसी स्थिति है। तो इस प्रकार की स्थिति में जो पहली कंडीशन है तो वो है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है। अगर हम एक प्लस और दूसरा माइनस कर देंगे तो हो जाएगा बल आकर्षण, अगर दोनों पॉजिटिव कर देंगे तो हो जाएगा प्रतिकर्षण, दोनों निगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल को हम डिनोट करते हैं F से और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तो Q1 Q2। ये पहला कथन है कूलाम नामक वैज्ञानिक का। तो पहला कथन क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या है कि वो आवेश कितनी दूरी पर रखे गए हैं, आवेश कितनी दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो दोनों आवेशों पर बल कार्य करेगा, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उनका दूसरा कथन था। तो ये उन्होंने दो कथन दिए, दो प्रकार के नियम दिए। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण और 1 और 2 से हम लिख क्या सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास F अनुक्रमानुपाती
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण मिला हमको। अब जब हम जानते हैं कि जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने पर कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 और बटे आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हमने। अब जो K है तो K हमारा समानुपाती नियतांक है। जो K है समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है। और इस समानुपाती नियतांक का जो मान होगा वो किस प्रकार से होगा, इसे हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जान लीजिए, इसको हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं। नाम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में कौन सा नाम लिख करके आ जाए। तो अब हम इस समीकरण में K का जो मान होगा तो K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। तो K की जो वैल्यू है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातों पर निर्भर करता है। और कौन कौन सी दो बातें हैं जिन पर ये निर्भर करता है, तो वो दो बातें हैं आपकी जिन पर ये निर्भर करता है। नंबर तो एक है कि मात्रकों की पद्धति पर, मात्रकों की पद्धति पर नंबर एक तो इस पर निर्भर करता है और नंबर दूसरा निर्भर करता है आवेशों के बीच माध्यम पर। दूसरा है आवेशों के बीच माध्यम पर। ये दो चीज़ों पर K का मान निर्भर करता है। अब अगर हम SI पद्धति में देखते हैं, मात्रकों की पद्धति में, तो पहले हम देखते हैं SI पद्धति में। तो SI पद्धति में जो K का मान होता है, SI पद्धति में, तो SI पद्धति में जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी कि K का जो मान होगा तो शुद्ध मान K का होता है 8.98 755 787 ये शुद्ध वैल्यू है। 10 की घात 9 ये हुआ इतने मात्रक। इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं कि K बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 मात्रक। इस तरह से भी हम लिखते हैं। SI पद्धति में ये वैल्यू होती है। तो जब SI पद्धति में ये वैल्यू होती है K की, और बाद में हम K का तो ये मान हो गया, SI पद्धति में ये मान K का फिक्स किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में K के मान को सुविधा के लिए हम K के मान को लिखने लगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाने लगा। जब बाद में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाने लगा, जिससे कूलाम के नियम को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो कूलाम के नियम को अब हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए कि F बराबर, अब हमारा सूत्र हो गया 1/K की, क्योंकि वैल्यू ये मिल गई। तो जब ये वैल्यू मिल गई तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अब हम सूत्र को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब इस तरह से सूत्र को डिनोट कर सकते हैं तो जो एप्सिलॉन नॉट है तो उसे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, और जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो जो एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जान लीजिए कि होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो इसका मात्रक हो गया। और एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछा जाता है तो M-1
L-3 T4 A2, ये इसकी बीमा हो गई। तो बीमा और मात्रक पूछा जाता है, तो ये तो इसका बीमा और मात्रक हो गया। दूसरा चीज CGS पद्धति में, तो जो CGS पद्धति में होता है, तो CGS पद्धति में k बराबर 1 मात्रक होता है। CGS पद्धति में k बराबर होता है 1 मात्रक, और जब CGS पद्धति में k का मान 1 मात्रक होता है तो हम सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 है, अब k का मान 1 हो गया तो आपका Q1 Q2 अपान R², क्योंकि k की वैल्यू 1 हो गई, तो इस तरह से भी हम फार्मूले को लिख सकते हैं CGS पद्धति में। तो आपका ये तो हो गया मात्रकों की पद्धति के अनुसार। और आवेशों के बीच जो माध्यम रहता है उस पर क्या संबंध है इसमें, कि माध्यम में अगर रखते हैं तो माध्यम में भी इसका संबंध निर्भर करता है। तो माध्यम के अनुसार देख लेते हैं। अब माध्यम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो माध्यम के अनुसार क्या होता है कि अगर दोनों आवेश हमारे किसी माध्यम में स्थित हैं, तो माध्यम में स्थित होने पर अगर है तो हमने अभी फार्मूला जो लिखा है वो फार्मूला हमने इस प्रकार से लिखा है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये हमने फार्मूला लिखा है दोनों आवेश जब निर्वात में रखे हों। तो जब दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं तो ये हमने फार्मूला निकाला। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर दोनों आवेश माध्यम में रखे हों, तो जब माध्यम में रखे होंगे तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है, तो k का मान देखिए दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। आपने मात्रकों पर किस तरह से निर्भर करता है हमने SI पद्धति में और CGS पद्धति में दोनों में बताया है। तो ये फार्मूला आपका निर्वात में था। अब माध्यम में जब फार्मूला ज्ञात करेंगे, अगर आवेश आपके माध्यम में है तो भी k का मान बदल जाएगा। तो अब देखते हैं कि माध्यम में क्या है। तो अब F का अगर फार्मूला हम मीडियम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला माध्यम में, और माध्यम का कुछ न कुछ परावैद्युतांक होता है, तो वो परावैद्युतांक हो गया k। तो अब कूलाम नियतांक जिसे कहते हैं, अब समानुपाती नियतांक, परावैद्युतांक, तो अब ये इसको इस तरह से भी लिख सकते, इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिखते हैं कि माध्यम में हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब इस फार्मूले और इस फार्मूले, ये 3 फार्मूले हो गए आपके पास। अब इनसे आप तुलना क्या करिए कि ये निर्वात में है, ये आपका माध्यम में है, और बीच वाला फार्मूला भी माध्यम में है। तो इन दोनों फार्मूलों से आपको निष्कर्ष ये निकला कि इसके स्थान पर हमने यहाँ पर जब माध्यम में रखा तो k लगा दिया, और इन दोनों के स्थान पर हमने प्रयोग किया ये, तो इसमें हमको एक संबंध मिल गया कि k बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन k, क्योंकि एप्सिलॉन k के स्थान पर ही तो हमने एप्सिलॉन का प्रयोग किया। तो ये हमारा एक यहाँ से संबंध आ गया। अब माध्यम का जो परावैद्युतांक है k है, तो परावैद्युतांक है क्या, तो जो परावैद्युतांक है ये विमाहीन राशि होती है। तो k क्या है, परावैद्युतांक है। k हमारा परावैद्युतांक तो है, लेकिन इसका जो विमा है वो नहीं होता है, तो ये हो गया हमारा विमाहीन राशि हो गया। और जब विमा नहीं है तो इसका मात्रक भी नहीं है, विमा नहीं है, मात्रक नहीं है, मात्रक भी नहीं है, तो विमाहीन राशि और मात्रकहीन राशि हो गया। k का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आपको ये मिला कि k का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है।
तो प्रकृति में किस प्रकार से निर्भर करता है वो भी देख लेते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये अति महत्वपूर्ण होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कंपटीशन के लिए। तो के का जो मान है वो निर्वात के लिए होता है 1। तो के का जो मान है तो निर्वात के लिए के का मान हो गया 1। परावैद्युत के लिए हो गया परावैद्युत के लिए जो के की वैल्यू है वो के की जो वैल्यू होगी आपकी वो 1 से ज़्यादा होगी और अनंत से कम होगी। तो ये हो गया के का मान, ये भी 1 और अनंत के बीच में होता है। और धातुओं के लिए जो होता है, धातुओं के लिए जो के की वैल्यू होती है वो अनंत होती है, ये हो गया। और वायुमंडलीय दाब पर जो के का मान होता है के वायुमंडलीय दाब पर लिख लेते हैं। तो ये 1.00059, तो लगभग हम इसको 1 के बराबर मान लेते हैं। तो ये तो के मान हो गए। तो ये आपका हो गया परावैद्युतांक के का मतलब के को इतने तरीके से लिख सकते